तो जो निर्णय ज्ञानवापी में सर्वेक्षण को लेकर आया वाराणसी में, उससे जो हिंदू पक्ष है वो तो बहुत उत्साहित है, लेकिन ताजमहल को भी लेकर इस तरह का एक मामला चल रहा था और अदालत के सामने वो मामला था। ताजमहल के ठीक नीचे 22 कमरे हैं, उन्हें आज शांत कर दिया। याचिकाकर्ता की ताजमहल के नीचे शिव मंदिर वाली थ्योरी हाईकोर्ट के सामने बिल्कुल नहीं चली। इतना ही नहीं, वर्षों से बंद 22 कमरों को खुलवाने के नाम पर जो एक एक करके दलीलें दी गई थी, उनके जवाब में हाईकोर्ट से एक के बाद एक फटकार मिलती गई। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। गैर न्यायपूर्ण है और ये मामला इतिहासकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि ताजमहल के बारे में रिसर्च करने के बाद ही याचिका डालें, पीआईएल को मजाक न बनाएं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पहले पढ़ लें ताजमहल कब और किसने बनवाया। लेकिन इस सब के बाद भी याचिका करने वालों की हिम्मत नहीं टूटी है। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी बहुत छोटी सी मांग थी कि आप उन 22 कमरों को खोल दीजिए जो सस्पेंस क्रिएट किए हुए हैं, जो सुरक्षा कारण बताते हैं कि सुरक्षा कारणों से बंद हैं, और उसी कमरों को लेकर समय समय पे विवाद होते रहे हैं। एक बार आप उन कमरों को खोल के सारा विवाद खत्म कर दीजिए। लेकिन माननीय न्यायालय ने मेरी मांग नहीं मानी है। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इसके लिए आगे। ताजमहल के 22 कमरों का रहस्य जानने वाले याचिकाकर्ता रजनीश सिंह अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं और इनका मानना है कि ताजमहल के नीचे बने इन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है और इन बंद कमरों को खोलकर इसका रहस्य दुनिया के सामने लाना चाहिए। रजनीश सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि ताजमहल के बारे में झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए पास के कमरों में जाकर रिसर्च करना चाहते हैं। इसके जवाब में हाईकोर्ट ने फिर फटकार लगाई और कहा, आप यूनिवर्सिटी जाइए, पीएचडी कीजिए, तब कोर्ट आइए। ताजमहल पर रिसर्च से कोई रोके तब आप हमारे पास आना। अब इतिहास को आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन याचिकाकर्ता इसे हाईकोर्ट की टिप्पणी के बजाय हाईकोर्ट की सलाह समझ रहे हैं। सुनवाई के दौरान तमाम ऐसी बातें आ रही थी कि टिप्पणियां की गई कि आप आज ताजमहल में जाना चाह रहे हैं, फिर चैम्बर में इस तरीके की बातें आई। आपको अध्ययन करना है तो पीएचडी करिए, आपकी याचिका के कर्ता को बोला गया। नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस विषय पे जो 22 बंद कमरे हैं उस विषय पे अगर आपको जानना है, स्टडी करना है, तो आप इसमें, उन्होंने ये कहा कि इस विषय पे आप पीएचडी भी कर सकते हैं। उन जैसा कि पीएचडी का ये टॉपिक भी ले सकते हैं और अगर आप उस विषय पे रिसर्च करने जाइए, अगर कोई मना करता है तो हमारे पास आइए, हम आपको अलाउ करेंगे। ये बात कही थी। उस विषय को कुछ एक मीडिया पर्सन जो वहाँ पे अंदर बैठे हुए थे, वो कुछ लीगल पर्सनैलिटीज के मीडिया पर्सन थे, उन्होंने इस बात को घुमा के ट्विस्ट करके आप लोगों के सामने। ताजमहल के 22 कमरों का रहस्य जानने के लिए याचिकाकर्ता हाईकोर्ट आने से पहले एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के पास गए थे। तब ये जवाब दिया गया कि सुरक्षा कारणों की वजह से ताजमहल के कमरों को बंद रखा गया है। इस बात से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने कहा कि ताजमहल के वास्तविक इतिहास का अध्ययन करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रार्थना पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। ये मुद्दे अदालत से बाहर के हैं और इसे इतिहासकारों पर छोड़ देना चाहिए। याचिकाकर्ता एक के बाद एक दलील देते जा रहे थे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच याचिकाकर्ता की दलीलों से संतुष्ट नहीं हो रही थी। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने एक और कोशिश करते हुए कहा कि अदालत द्वारा एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए और देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में जानने की जरूरत है। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि कल आप आएंगे और इस अदालत के माननीय न्यायाधीशों के चेंबर में जाने के लिए कहेंगे। इस तरीके की बहसें अदालत के लिए नहीं बल्कि ड्राइंग रूम के लिए होती हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन कई हिंदू पक्षकार ये मानते हैं कि ताजमहल में शिव मंदिर है, जिसकी सच्चाई आज नहीं तो कल दुनिया के सामने आ जाएगी। भगवान शिव का अति प्राचीन जो है मंदिर रहा है और जिसके तमाम तथ्य हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन जब मुझे जाने ही नहीं दिया जा रहा है तो जाने के बाद में जो वहाँ के तथ्य मिलेंगे उसको लेकर के फिर मैं जो है तो प्रयास करूंगा और एक न एक दिन सच्चाई जो है उसी तरह सामने आएगी जिस तरह से जो है तो अयोध्या का आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह भगवान भोलेनाथ का भी वहाँ हो सकता है कि अभिषेक जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन फिलहाल कानूनी मान्यता ये है कि इस याचिका में दम नहीं है। याचिकाकर्ता को और पढ़ाई करने की जरूरत है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और याचिकाकर्ताओं की उम्मीदों की सुई अब उसी दिशा में घूम गई है। संतोष कुमार, आज तक। दिल्ली में अतिक्रमण की जो मुहिम है वो लगातार
जारी रही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह होती है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जब वही बुलडोजर चलता है तो कोई चीख चिल्लाहट, सांप्रदायिक होने का कोई आरोप नहीं लगता, लेकिन जब शाहीन बाग या मदनपुर खादर में वही बुलडोजर चलता है तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। देखिए एक बार फिर स्थिति को यहाँ पर जो लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं उनको यहाँ पर डिटेन करने की कोशिश। पहले अवैध निर्माण करेंगे, फिर पुलिस पर पत्थर बरसाएंगे। दिल्ली के एक हिस्से में यह जबरदस्त विरोध और हमला एमसीडी की कार्रवाई के विरोध में किया गया। दिल्ली में नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने मदनपुर खादर इलाके में पहुंची थी। एमसीडी का बुलडोजर अवैध इमारतों पर चल रहा था। और एक एक करके बिल्डिंगों को मदनपुर खादर इलाके में तोड़ के गिराया जा रहा है। एक बिल्डिंग इसी 6 मंजिला बिल्डिंग के ठीक बगल वाली बिल्डिंग एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी जिसको जमींदोज कर दिया गया है, जिसे बुलडोजर्स ने तोड़ के गिरा दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी की एमसीडी दावा कर रही है कि वो इलीगल एनक्रोचमेंट्स के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार गरीबों को क्यों परेशान किया जा रहा है। 3 मंजिला इमारत पर जैसे ही एमसीडी का बुलडोजर चलने की खबर आई, फौरन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान मौके पर आ गए। पहले औरतों और नौजवानों के साथ अमानतुल्ला खान धरने पर बैठे और एमसीडी पर आरोप लगाने लगे। ये गरीबों के मकान तोड़ रहे हैं, इलीगल काम तो ये कर रहे हैं, मैं तो कर नहीं रहा। अब ये गरीब देखो ना इनकी हालत, ये डर का माहौल से पैदा कर रहे हैं। 50 नोटिस दिए, जो 5 लाख रुपए इनको दे देता है उसका छोड़ देते। और ये तो हिंदू मुसलमान भी नहीं है, यहाँ तो इन्हीं का बीजेपी का पार्षद है। यहाँ तो सारे देखो हिंदू बहनें भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, सब कुछ है, मुसलमान भी हैं। ये तो सिर्फ डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं। उधर जिस गरीब का घर टूट रहा था उसने भी बताया कि एमसीडी के एक्शन की वजह से उसके 50 लाख डूब गए। आपकी बिल्डिंग है? हाँ, हमारी बिल्डिंग। नोटिस मिला? कोई नोटिस नहीं है। कब से बना रहे थे घर? 3-4 महीने हो गए बनाते। बिल्डर हैं या ओनर हैं? ओनर है, हम अपने लिए बना रहे थे। कितना नुकसान हुआ है? 50-60 लाख रुपए का नुकसान है। मदनपुर खादर का ये इलाका अवैध रिहायश है, लेकिन यहाँ 3 मंजिला से लेकर 6 मंजिला तक इमारतें बनाई जा रही हैं। और जब एमसीडी ने उन्हें तोड़ना शुरू किया तो भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। हालांकि पहले धरना, फिर विरोध और उसके बाद जब लोग आक्रामक होने लगे तो पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन पुलिस की चेतावनी का भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। और यहाँ से चले जाओ वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्टे भीड़ और आक्रामक हो गई। उग्र होती भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और मौके पर हंगामा कर रहे कई सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाने लगे। मौके पर बड़ी संख्या में औरतें भी थी। महिला पुलिस बल ने उन्हें भी हिरासत में लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे कुछ लोगों ने सरकारी काम में बाधा डाली। तो मैम क्या कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, इंक्लूडिंग जो एमएलए हैं? हाँ, हमने कुछ लोगों को डिटेन किया है। कितनी संख्या है मैम? थैंक यू। 1 दर्जन के आसपास। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को भी हिरासत में लिया, क्योंकि उनके आने के बाद ही भीड़ उग्र होती गई थी और फिर पुलिस पर हमला भी कर दिया। अमानतुल्ला साहब जो है उन माफियाओं को जो अवैध रूप से बिल्डिंगें बना बना करके गरीब आदमियों को लूटने का काम करते हैं, ये आज इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। आम आदमी पार्टी के सभी अपने नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के रोहिंग्या मुसलमानों के लिए और बांग्लादेशियों के लिए जो दर्द उनका आज उमड़ करके बाहर आ रहा है, ये आज जनता ने देख लिया है। मदनपुर खादर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जो उपद्रव की कोशिश की गई, उसे लेकर राजनीतिक सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भी की।
रोहिणी में एमसीडी का बुलडोजर शांति से अपना काम कर रहा था। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था वो भी एमसीडी की कार्रवाई को चुपचाप देख रहे थे। पश्चिमी दिल्ली में जिनकी दुकानों के आगे का हिस्सा टूट रहा था वो भी जुबानी विरोध के साथ एमसीडी को उसका काम करने दे रहे थे। उत्तरी दिल्ली की अमर कॉलोनी में भी एमसीडी का दस्ता अतिक्रमण हटाता रहा, लेकिन वहां भी ना तो नारेबाजी हुई ना ही पथराव हुआ। यहां तक कि दक्षिण दिल्ली के ही खयाला इलाके में भी एमसीडी ने अतिक्रमण हटाया, लेकिन वहां कोई उपद्रव नहीं हुआ। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में भी एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा था, लेकिन वहां भी पथराव नहीं हुआ। लेकिन यही एमसीडी की टीम जब शाहीन बाग जाती है तो वहां पूरा हंगामा बरपने लगता है। यही एमसीडी की टीम जब मदनपुर खादर पहुंचती है तो पथराव होने लगता है। यही एमसीडी जब मंगोलपुरी पहुंचती है तो वहां सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत ने विरोध किया। इसलिए सवाल उठते हैं कि क्या दिल्ली में अवैध कॉलोनियां बसाने और अतिक्रमण करने वालों का इस्तेमाल कभी राजनीतिक फायदे के लिए और कभी मजहबी वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। तेजश्री पुरंदरे और योगेश गुप्ता के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।